हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 7 जुलाई 2023 के हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले मैं और इस तरह की वीडियो जो है आपके सामने अलग अलग तरह की, जैसे कि सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ वगैरह भी इसमें अपलोड करूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। लेकिन उससे पहले और एक और चीज़ बता दूं कि मैंने हिंदू एडिटोरियल की जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दी है, वो आप चेक कर सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे मैपिंग का क्वेश्चन जैसे कि हम लेते हैं। इसमें मैपिंग में आज की जो मैपिंग का क्वेश्चन है वो है आपका बैंकॉक। ठीक है, एक्चुअली जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो आपके बैंकॉक में हुआ है। लेकिन आपको म्यांमार के बारे में जो है आज के जो मैप वाला क्वेश्चन है, सेक्शन है, उसमें जानने की ज़रूरत है, जिसमें भामो नदी, इरावदी नदी जो बनती है वो, और ये किस किस के साथ बॉर्डरिंग लगाता है। ढाका, आपका क्या नाम है, लाओस। ठीक है, और उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, इंडियन ओशियन। ठीक है, रंगून, इन सब, पैथिन, बागो, इन सब एरिया को क्या है आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, और मंडलाया सान प्लेट्यू जो है यहाँ पे है, तो इसको भी जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। ठीक है, और चाइना के साथ तो बॉर्डर लगाता ही लगाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस वजह से ये न्यूज़ में आया। एक्चुअली क्या हुआ, बैंकॉक में कुछ लोग रहते हैं जिनको म्यांमार जनता के नाम से जाना जाता है। वो मतलब म्यांमार के लोग हैं और वो बैंकॉक में जाके रहते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, एंटी कूप फाइटर जैसे लोकल डिफेंस फोर्स होती है ना, उन्होंने, उनके वजह से क्या हुआ, 15 सिविलियंस की वहाँ पे जान चली गई। किसके वजह से, रॉकेट अटैक के वजह से। जो वहाँ की गांव है एक आदो आयदो, जो टाउनशिप है जो नॉर्दर्न सगाइन रीजन में पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ, एक रॉकेट अटैक जो हुआ उसके वजह से क्या हुआ, 15 सिविलियन की वहाँ पे मौत हो गई, और साथ ही साथ जो 7 लोग और थे वो जख्मी भी हो गए। तो यहाँ यही चीज़ हमारे न्यूज़ में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके न्यूज़ में रिलेटेड जो मैप होते हैं वो मोस्टली आपके किससे होते हैं, जहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है इस तरह की, अगर सिविलियन के अटैक होता है तो वहाँ की न्यूज़ जो होती है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का सबसे पहला न्यूज है हमारा, एज एनबॉय सेज G20 समिट इज की इवेंट फॉर रसिया, पुतिन विजिट नाउ पॉसिबिलिटी। देखिए, ये सबसे पहले मैं बता दूं, GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस GS2 में अगर मेंस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट जो है मिल जाएंगे कि आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट मतलब आपकी इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, वहाँ पे आपको 2-4 पॉइंट अगर ऐड करनी होगी अपने हिसाब से तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा है कि जो G20 की सबमिट होने वाली है, एक्चुअली में अभी इंडिया की प्रेसिडेंटशिप जो है, G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है इंडिया के पास है। ठीक है, ये आपको पता है, लास्ट ईयर से ही इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप है। तो इंडिया क्या चाहता है कि इस प्रेसिडेंटशिप का काफ़ी से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है, अब फ़ायदा किस तरह से, कि जो यूएनएससी है वहाँ पे परमानेंट मेंबर बनने की, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, जो यूक्रेन और अगर वो रसिया के बीच में मीडिएटर का काम करके, जिससे कि उनकी वॉर ख़त्म हो जाए और इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे, ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इसको ज़रूरी है कि किस तरह से जो G20 की प्रेसिडेंटशिप मिली है अभी इंडिया को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके। अब इसके लिए क्या बताया जा रहा है, जो G20 का सबमिट है वो सितंबर 9 और 10 में होने वाला है। कहाँ पे, आपके दिल्ली में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग जो कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट है या फिर प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं इस इवेंट्स को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे बात पूछा गया कि भैया रसिया से आप क्या करना चाहोगे, तो रसिया कहता है, तो यानी कि रसिया यानी कि पुतिन कहते हैं कि भैया हमारे लिए G20 इस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए वो क्या कह रहे हैं,
एक्चुअली उनके बिहाफ पे जो ये रोमन बाबुस्किन जो है रसियन डिप्लोमेटिक है, वो बात इस चीज़ को बता रहे हैं कि रसिया भी इस चीज़ को अटेंड करने के लिए ज़्यादा ही जो है उत्सुक है, जिसके कारण से जो पुतिन है वो विजिट कर सकते हैं। कब? जब आपकी G20 की सबमिट होगी, उस टाइम पे रसिया से पुतिन आने की संभावना जो है बन रही है। अगर ऐसा संभावना हो जाता है, पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, तो फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो अगर देखा जाए, लास्ट ईयर बाली में हुआ था, बाली में क्या हुआ था? G20 की सबमिट हुआ था। तो वहाँ पे पुतिन ने क्या किया था? इसको बॉयकॉट कर दिया था, मतलब आने से मना ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेस्ट की शक्ल वो देखे, ठीक है। क्योंकि वेस्ट पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को, और साथ ही साथ उसको एमुनेशन, आर्म्स और एमुनेशन भी प्रोवाइड कर रहा था, जिससे वो रसिया के खिलाफ लड़ सके। लेकिन यहाँ पे इंडिया का स्टैंड रहते हुए, इंडिया क्या है, अभी दोनों पक्षों को बराबरी बराबरी तौर पे देख रहा है। तो इसके लिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस यूएसए भी है, और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस आपके क्या नाम है, रसिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पे रसिया को अगर देखा जाए तो इंडिया से काफ़ी बेनिफिट है। क्यों? इंडिया का अगर 40% ऑयल परचेसिंग की बात की जाए, वो कहाँ से खरीदता है? आपके रसिया से खरीदता है। और जब 40% रसिया से खरीदता है, तो रसिया भी एक तरह से क्या होता है, उसके ऊपर सोचता है चलो भाई ठीक है, हम भी इसके मीटिंग में आएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मन में बात आ जाती है। तो इसीलिए पुतिन की विजिट होना पॉसिबली लग रहा है, ठीक है। उनके जो एनवॉय है, जो डिप्लोमेट्स है, वो इस चीज़ को कह रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर पुतिन आ जाते हैं, तो वो पहली क्या होगी, फर्स्ट टाइम होगी जब वो फेस टू फेस वेस्टर्न लीडर के सामने यूक्रेन के वॉर के बाद जब है फेस टू फेस मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो कोशिश है, इंडिया भी चाहेगा कि मैं सामने सामने लाके बातचीत करूं, एक कोई ना कोई ग्लोबल लीडर की तरफ वो जो है, जो कदम बढ़ा है, इंडिया ने स्टेप्स बढ़ाया है, उसकी तरफ आगे बढ़े और इनके बीच में मीडिएटर का काम करे, जिससे कि वर्ल्ड में एक नई पहचान जो है इंडिया की आए। अगर इस तरह की पहचान अगर इंडिया में आती है, तो क्या होगा, इंडिया को एक स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाएगा, जो कि इंडिया के लिए आगे के लिए बेनिफिट है। क्योंकि बाहर की कंट्री हमारे यहाँ पे आके हमारी डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे यहाँ पे टूरिस्ट की जो इन्फ्लुएंस वो बढ़ेगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो है आगे तक बन सकती है। इसीलिए इंडिया भी चाहेगा कि भैया पुतिन साहब भी इंडिया में आए और यहाँ पे सबके सामने बातचीत रखें, ठीक है। अगर हम वही चीज़ इंडिया की G20 की प्रेसिडेंटशिप की बात करें, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या हुआ था, शेरपा मीटिंग हुई है हम्पी में, ठीक है। अहेड ऑफ नेक्स्ट वीक्स G20 शेरपा मीटिंग इन हम्पी वे टॉप नेगोशिएटेड लेड बाय इंडियाज G20 शेरपा, जो कि अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत कौन है? G20 के शेरपा है। उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि भैया जो सभी कंट्री को यहाँ पे एक साथ आना चाहिए और एक मुद्दे पे जो है वो उस चीज़ को बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये इस चीज़ को भी बात करते हैं कि जो रसिया और यूक्रेन की जो वॉर है, उसको भी कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, जिससे कि जो पीसफुल शांति जो चीज़ है, स्टेबिलिटी जो है वो भी आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है, यही पूरी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ों के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डार्क पैटर्न। देखिए डार्क पैटर्न मैंने लास्ट 2-3 दिन पहले भी डार्क पैटर्न के बारे में आपको बताया था, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके बारे में और ज़्यादा करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल आज आया भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले समझते हैं डार्क पैटर्न होता क्या है। आप ये समझिए डार्क पैटर्न होता क्या है। अब सपोज कीजिए बहुत सारे लोग आप में से टेलीग्राम यूज करते होंगे, ठीक है, टेलीग्राम यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे, ठीक है। अलग अलग जगह से, मतलब अलग अलग जो टेक्निक प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म में बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीज़ आती होगी, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने पेन के बारे में, सपोज कीजिए एक पेन के बारे में मैंने क्या किया, सर्च किया, ठीक है। मैंने एक पेन सर्च किया कि भैया रिनॉल्ड्स की एक पेन जो है मुझे चाहिए, तो रिनॉल्ड्स की पेन जो है मैं देख रहा हूँ, ठीक है, किसी भी साइट पे। अब उस चीज़ का फ़ायदा कौन उठाता है? गूगल उठाता है,
ठीक है। वो आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड कर देता है। रिकॉर्ड करने के बाद इस चीज़ को क्या करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉरवर्ड कर देता है। तो वो देखते हैं कि इस बंदे को रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मुझे रिनॉल्ड्स की पेन की ज़रूरत थी, तो वो क्या करेंगे, जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, जहाँ पे भी आप एक्टिव हो वहाँ पे उसकी रिनॉल्ड्स की सेलिंग लगा देंगे कि बाय नाउ अर्जेंटली, अदरवाइज सेल जो हो जाएगी बंद हो जाएगी। कुछ इस तरह से ऑफर लगा के बिल्कुल तड़क धड़क तरीके से आपको क्या है लुभाने की कोशिश करेंगे। और आप भी देखोगे यार सही में ये सेल शायद ख़त्म हो जाएगी, तो एक काम करता हूँ मैं अभी परचेस ही कर लेता हूँ। आप नहीं चाहते हुए भी क्या करोगे, आप उसको परचेस करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनकी बेनिफिट होगी। और यही चीज़ होता है डार्क पैटर्न। ठीक है, यही चीज़ बताता है क्या, डार्क पैटर्न। आप एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें। क्या है, गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, प्ले स्टोर। अब गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती है जिसको पेड करनी पड़ती है। ठीक है, पेड करने से पहले वो क्या करते हैं, 6 या 7 दिन का आपको ट्रायल पीरियड देते हैं। क्या देते हैं, ट्रायल पीरियड देते हैं। अब उस ट्रायल पीरियड में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल करने के लिए भी आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, प्लस बैंक अकाउंट भी डालना पड़ेगा। ये कहते हैं अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन का ट्रायल पीरियड है, 7 दिन में अगर आपने ऑफर को चूज़ कर लिया तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं किया तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट जो है कार्ड से कट जाएगी, आपको बताए बिना भी। ठीक है, आपको बताए बिना भी, मतलब 7 दिन से ज़्यादा यूज कर रहे हो, कभी कभी इंसान होता है धोखे में भूल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली काट लेते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी डार्क पैटर्न है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं आप डार्क पैटर्न। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डार्क पैटर्न का, वो यहाँ पे समझाने की बात की गई है कि किस तरह से डार्क पैटर्न जो है काम करता है। तो वो पूरी जो इंसिडेंट है किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसको रोकना चाहिए, और क्या ये डार्क पैटर्न इलीगल है, कि आज के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो डार्क पैटर्न को यूज कर रही है, इसके बारे में सारी जानकारी जो है लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर दूं जरा। देखिए कॉन्टेक्स्ट में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रिसेंटली जॉइंट कंसल्टेंसी विथ स्टेक होल्डर। उन्होंने स्टेक होल्डर के साथ क्या किए, बातचीत की है। और यहाँ पे उनका जो मुद्दा था वो क्या था, डार्क पैटर्न के ऊपर, कि डार्क पैटर्न को कैसे किया जाए कम। ठीक है, इसकी तरफ क्या हमें एक्शंस जो है लेना चाहिए, क्या नॉर्म्स बनाने चाहिए, क्या लॉज बनाने चाहिए, इस तरह की बात की जाती है। अगर हम डार्क पैटर्न की बात करें, इसको सबसे पहले एक यूजर एक्सपीरियंस किया था अपनी रिसर्च में, कहाँ पे, यूके में। कौन, हैरी ब्रिगनल, हैरी ब्रिगनल ने इसको सबसे पहले रिसर्च में एक्सपीरियंस किया था डार्क पैटर्न को। कब, 2010 में। ठीक है, और वहाँ से इसकी जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें डार्क पैटर्न की डेफिनेशन की, ये क्या रेफर्स करता है, डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस टेक्निक। यानी कि ये इस तरह से डिज़ाइन है, ये इस तरह से यूज़र को इंटरफेस दिखाता है कि दैट इंटेंसली क्राफ्ट मैनिपुलेट और डिसीव यूजर मेक सर्टेन चॉइस टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन में नॉट बी देयर बेस्ट इंटरेस्ट। अगर वो इंटरेस्ट में के खिलाफ है भी तो भी वो यूजर क्या करता है, उसको मैनिपुलेट हो जाता है उससे। ठीक है, और जिसके कारण से वो उसको चूज करने में एक अपनी इंटरेस्ट जो है जगाता है। ठीक है, इसी चीज़ को बता रहा है, यानी कि यहाँ पे यूज़र के बिहेवियर के को इन्फ्लुएंस करने का काम किया जाता है। और इस तरह की इन्फ्लुएंस जो है अगर आप यूज़र को करते हो तो एक क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है, क्योंकि इस तरह की जो है लोग जो हैं ऐसे जालों में फंस जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात की जाए, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स होती है, जैसे आपकी ई कॉमर्स की जो मोस्टली वेबसाइट्स होती है वो भी डार्क पैटर्न का यूज करती है, जिससे कि अपने कस्टमर को लुभा सके। ठीक है, ये अलग अलग नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, अलग अलग फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, आप अगर सपोज कीजिए कोई एक, सपोज कीजिए आईएएस की कोचिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, आप अलग अलग वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे कि आईएएस की कोचिंग जो है कितने में होती है, क्या होती है, क्या होती है, क्या नहीं।
और फिर जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अपना अगर नंबर छोड़ के आएंगे, रजिस्टर करके आएंगे, तो वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे। वो आपको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। भैया हमारा ये इतने रुपए का है, आपको लेना चाहिए, आप इतने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपको इतना चीज़ करना चाहिए, इतना चीज़ पढ़ना चाहिए, तभी जाके आईएएस पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर आप एक तरफ से फेल भी होगे, बताया कि आपने अटेम्प्ट किया है और फेल हो गए, तो आपको कहेंगे देखिए हमारे यहाँ से कोर्स लेते तो आप पास हो जाते, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि रियलिटी है कि कुछ नहीं होता। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई भी कोचिंग आपको आईएएस नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये बात चलती है। अगर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब एक यूज़र शॉपिंग कार्ट में अब एक कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करता है, तो वो डार्क पैटर्न के थ्रू एडिशनली चीज़ों को भी ऐड कर देता है। जैसे आप सपोज कीजिए एक शर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक शर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिर्फ शर्ट चाहिए, लेकिन वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे पैंट, दिखाएंगे कि भैया ये पैंट है और ये 2 में एक ऑफ़र भी मिल रहा है। इस तरह की जब आपको दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। आप इन्फ्लुएंस होगे तो परचेस करने के लिए आप बोलोगे हाँ भाई परचेस करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मिसलीडिंग करता है यूजर्स को, जिससे वो परचेस कर सके जो वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियली इंक्रीज करता है कंपनीज की सेल्स को, बट यूजर की ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग को कहीं ना कहीं कंप्रेस कर देता है। यानी कि यूजर अपने हिसाब से सोच ही नहीं सकता, अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, पॉपअप रिक्वेस्ट की वजह से। जो ये पॉपअप होती है ना, जैसे आप कोई भी एक साइट खोलो और वो अनवांटेड साइट है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, दूसरी साइट पॉपअप हो जाती है। यानी कि जब उस साइड में जब आपका सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगा हो, आप पॉपअप को ऑफ नहीं कर रखे हो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक साथ दूसरी साइट खुल जाती है। जैसे मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च किया भैया हिंदू न्यूज़पेपर, लेकिन अब हिंदू न्यूज़पेपर सर्च करने के बाद अगर आपके सामने दूसरा एक पेपर खुल के आ जाए, तो वो क्या होगा, पॉपअप विंडो होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, क्या होता है, रिजेक्ट करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए, जब आप कहीं पे पॉपअप विंडो खुल जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इनकी जो पॉपअप विंडो को बंद करने की जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं हाइड कर देते हैं। बहुत कम आपको ढूंढ ढूंढ पे मिलेगा, या बहुत छोटा कर देंगे। आप देखते हो ना, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन किसी में लिखा रहता है, इतने छोटे लिखे रहते हैं कि भैया वो आंखों से ही नहीं दिखते, तो बंदा पढ़ेगा ही क्या। ठीक है ना, तो यही चीज़ इसमें भी होता है। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं यूज करते हैं, दे यूज एंड कंट्रोल ओवर देयर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। ब्राउजिंग एक्सपीरियंस से वो इस चीज़ को कंट्रोल करने के करते हैं। ठीक है, अब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, इनके अलग अलग टाइप्स क्या है। जैसे वेरियस टेक्निक्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स के होते हैं। जैसे कॉमन प्रैक्टिस में क्रिएटिंग सेंस अर्जेंसी, जैसे कहीं पे अर्जेंसी बता दी है, ये कमी हो गई, मैंने बताया ना आपको कि जैसे सेल लगी है, ये यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और जल्द से जल्द 3 घंटे बचे हैं, टाइमिंग लगा देंगे। तो इस तरह की जो अर्जेंसी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग पे आप भी जाओगे खरीदने। कन्फर्म सेविंग, जहाँ पे आपको ये बता रहा है कि भैया आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म इन द सेंस कि जैसे आपको किसी फीलिंग्स के थ्रू आपको फंसाया जाए। जैसे आप व्हाट्सअप देखते हो, एग्जांपल लेता हूँ, व्हाट्सअप देखते हो, व्हाट्सअप में चैट में आता है, कभी कभी किसी के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है कि यहाँ पे आपको भगवान की कसम 100 लाइक्स आने चाहिए। तो यानी कि इस तरह की जो है, लोग जो है इन्फ्लुएंस करके, इस तरह से इन्फ्लुएंस करके लोग क्या करते हैं, लाइक्स लेते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का सेमिंग वाली कन्फर्म बात की जा रही है, जहाँ पे कंज्यूमर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, साइनिंग किया जाता है फोर्सिंग एक्शन द्वारा, ज़बरदस्ती साइन इन करो। एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट एक सर्विस अगर दे रहे हो तो उसके बदले में दूसरी डिलीवर हो जाती है। प्रोडक्ट कोई और था, डिलीवर कोई और चीज़ कर रहे हो। ठीक है, कभी लोअर क्वालिटी का कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो ये आप देख सकते हो, इतने सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस अनफेयर प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने की जरूरत है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। ठीक है, अब बात की जाए, क्या जो पैटर्न है, डार्क पैटर्न है, वो इलीगल है। अगर बहुत सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो ये वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और लीगलिटी ऑफ डार्क पैटर्न कॉम्प्लेक्स मैटर, ये अगर लीगल करना है तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फ्रॉड हो रहा है, कौन सा मैनिपुलेशन हो रहा है, आप इसमें चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई रेगुलेशन तो है ही नहीं जिससे कि आप चैलेंज कर सको कि कौन सा मैनिपुलेशन है। मान लो उस लोगों का इंटरेस्ट उसमें हो, आप इसमें चैलेंज तो नहीं कर सकते ना। भैया आज इंटरेस्ट है लोगों के,
आप उन कंटेंट को रोकने की कोशिश करो ना। आप स्टार्टिंग लेवल पे रोक सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या पता वो अपनी मर्जी से ही ले रहा हो, तो आप ये कह नहीं सकते ना इस चीज़ को। ठीक है, तो यही चीज़ वो जो है बता रहे हैं। अगर ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल रेगुलेशन कैसे की जाती है, अगर जैसे यूएस की बिजनेस की बात करें, कंपटीशन मार्केट अथॉरिटी जो यूएस में है, वो उन्होंने डिफरेंट प्रेशर सेलिंग टेक्निक्स का जो है लिस्ट बनाया है, दैट सीएमए डिलीवर, जो कि कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी को डिलीवर किया गया है। जो अगर इस तरह की वायलेशन होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की, तो उसके खिलाफ क्या होगा, एक्शंस जो है लिया जाएगा। और गाइडलाइंस जो है यूरोपियन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में भी 2022 में रिलीज़ किया गया है, जिससे कि डिज़ाइनर और यूज़र को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उनको गाइडेंस प्रोवाइड की गई है कि वो इस तरह के डार्क पैटर्न्स को जो है ना यूज करें, ठीक है, इन सोशल मीडिया इंटरफेस पर, जिससे कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ के अंदर जो है वायलेशन क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर हम बात करें इनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं, देखिए भैया, इंडिया में तो बात करें तो जून 30 2023 की बात इन्फॉर्मेशन है, जिसमें पीआईबी में छपी थी कि जो बहुत सारे मेजर इंडियन मार्केट प्लेस है वो कहीं ना कहीं रिसीव लेटर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स 1 अगेंस्ट द इंगेजिंग, इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग करते हुए कहीं ना कहीं उनको लेटर बहुत सारे मिले। तो उस चीज़ के लिए वो क्या कह रहे हैं, जो कंज्यूमर राइट का सेक्शन 2 क्लॉज 9 कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है। जबकि अगर हम इसके लीगल मैकेनिज्म की डिमांड करें तो ये थोड़ी सी इस टाइम पे भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि जो ई कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म है उसकी जो ग्रोइंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए, ये क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ को क्या करना चाहिए, इनको कहीं ना कहीं अमेंड करना चाहिए, इनको डिसेप्टिव डिज़ाइन प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपडेट करनी चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लेजिस्लेटिव को भी, जिससे कि इनके अंदर जो है इस तरह की जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं कम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉलेजियम प्रपोज न्यू चीफ जस्टिस फॉर 7 हाई कोर्ट। कॉलेजियम ने 7 चीफ जस्टिस कहाँ पे अपॉइंट किए, 7 हाई कोर्ट्स में। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक चीफ जस्टिस है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी स्टेट्स के अंदर, क्योंकि एक सीजीआई होता है, सीजीआई क्या होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखता है, लेकिन क्या वो पर्टिकुलरली एक कोर्ट को देख सकता है कि हाई कोर्ट को नहीं देख सकता, तो उसके लिए क्या होता है, एक आपको चीफ जस्टिस जो है उसको क्या अपॉइंट करना पड़ता है। तो कोलिजियम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में भी कॉलेजियन रही है सामने, लेकिन अब जो चीज़ सामने आई है वो रिकमेंडेशन के बेस पे आई है, क्योंकि उसने न्यू चीफ जस्टिस को रिकमेंडेड किया है कि 7 मेजर चीफ जस्टिस को जो है रिकमेंडेड किया है। पहले वो जो इस न्यूज़ में फोकस रहता था वो उसकी सीनियोरिटी पे होती थी कि आप कैसे एक इंसान को जो है चीफ जो कॉलेजियम सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हो, या रीजनल रिप्रेजेंटेशन के मामले में हो या वुमेन जज के मामले में हो, सब किसी में क्या नाम है कॉलेजियम सिस्टम को देखा जाता था। लेकिन अब क्या है, रिकमेंडेड किया गया है कि चीफ जस्टिस को कि 7 मेजर हाई कोर्ट्स में, कहाँ पे, कंट्री में। अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम की, जो इसको हेड कर रहे हैं, कौन इसको हेड कर रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़, जो कि हमारे सीजीआई है, उन्होंने कहीं ना कहीं बताया ये अभी की जो चीफ जस्टिस के उसको भी फिल करेगा, और फ्यूचर जो वैकेंसी है हाई कोर्ट में, जैसे कि कहाँ कहाँ में आपकी, केरल में, उड़ीसा में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश, मुंबई, तेलंगाना और गुजरात, इन एरिया में भी क्या करेगा, इनको अच्छी तरह से सर्व करेगा। अगर कॉलेजियम की बात करें, सजेस्ट करते हैं जो गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस आशीष जे को, जो कि देसाई को, जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ है वो किसके हैं, केरला के। ठीक है, और इन्होंने रिकमेंडेड किया है जस्टिस सुभाषी तालापात्र को ओडिशा हाई कोर्ट में लिए, और एस मौर्या मुरलीधरन को, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, इनके जगह किनके जगह पे आए हैं, जो जस्टिस एस मुरलीधरन के जगह पे, जो कि अगस्त 2023 में उनकी रिटायरमेंट जो है हो जाएगी। जबकि जस्टिस श्रीधरन मृदुल जो है रिकमेंडेड किए गए हैं, कहाँ अपॉइंटमेंट, कहाँ पे, मणिपुर के चीफ जस्टिस की, और जस्टिस धीरज सिंह जो ठाकुर है उनको, वो पहले क्या थे, इस पोस्ट पे थे, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश जो है वहाँ के बना दिए गए हैं। अगर कॉलेजियम की बात करें, कॉलेजियम ने रिकमेंडेड किया है जस्टिस वीरेंद्र कुमार उपाध्याय को चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट बॉम्बे के हाई कोर्ट के लिए वीरेंद्र कुमार उपाध्याय को, और सुनीता अग्रवाल, जो कि ध्यान रखिए सुनीता अग्रवाल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला
ओनली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पहली तो नहीं, मतलब केवल वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है इस टाइम पे, जो कि कहाँ पे है, आपके गुजरात में इनको रखा गया है। और आलोक आर्दे को कहाँ पे रखा गया है, तेलंगाना के चीफ जस्टिस में रखा गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंडिया फ्रांस गियर अप मोदी विजिट्स फोकस ऑन की डील। देखिए, अब जैसे कि आपको पता है, जो हमारे पीएम थे वो हमारे कहाँ गए थे, यूएस गए थे, और यूएस गए थे तो वहाँ पे बहुत सारी डील जो हुए वो हुई थी। अब फ्रांस भी इस चक्कर में लगा हुआ है कि भाई अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी जो पीएम है, इंडिया के पीएम है, वो आए और इस तरह की किसी तरह की डील जो हो हमारे सामने हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया और फ्रांस की जो टाइज़ है उस पर फोकस की जा रही है, और बताया जा रहा है इसकी जो 25 साल की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं कंट्रीज़ को जो है वो उस पर फोकस किए जा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में जो इस तरह की क्या करेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो ट्रैवल करेंगे पेरिस की तरफ, और वो अटेंड करेंगे फ्रांस की नेशनल डे परेड जो होने वाली है वहाँ उसको अटेंड करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ किसने बताई, जो आपके अजीत डोभाल जी हैं, जो हमारी चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो क्या हुआ, वो फ्रेंच की इमैनुअल बोन से मिले थे और वहाँ पे इस तरह की एडवाइजरी की बात हुई है। अब जो डिफेंस, एनर्जी और स्पेस है और न्यू टेक्नोलॉजी है, इन सब में कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। और